नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के तहत हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं और जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहा। तो सामान्य तौर पर हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है कि बालक संवेदी सूचनाओं को अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है और उस पर चिंतन करता है और उसे इस लायक बना देता है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में जो उसके साथ समस्याएं आती हैं उसका समाधान आसानी से कर सकता है। इसे ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इस संज्ञानात्मक विकास के तहत हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि जो जीन पियाजे महोदय हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा उन्होंने कहा कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ परिपक्वता स्तर पर निर्भर है और ना ही सिर्फ अनुभवों पर निर्भर है, बल्कि यह इन दोनों की अंतः क्रियाओं पर निर्भर है। इसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। और एक बात इन्होंने बताया कि जो ये बालकों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने और खोज करने की जो क्षमता होती है वह परिपक्वता और अनुभवों के अंतः क्रिया पर निर्भर होती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए हमें मुख्य रूप से 8 संप्रत्ययों को समझना चाहिए। तो जो मुख्य रूप से 8 संप्रत्यय जीन पियाजे महोदय ने दिया है वो है अनुकूलन, साम्य धारणा, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीम्स, स्कीमा और विकेंद्रण। इस चीज को हम लोगों ने पिछले क्लास में काफी विस्तृत चर्चा किया है और इसको हम लोग अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि आखिर ये सब चीजें क्या हैं। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उस सिद्धांत के तहत उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जीन पियाजे महोदय के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास हुआ है उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और हर अवस्था में कौन कौन सा विकास हुआ है। तो जो जीन पियाजे महोदय हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है। वे 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं अगर देखें ध्यान से तो जीन पियाजे महोदय ने जो 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है उसमें पहली जो अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था या उसे हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। और यह जो संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था होती है यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। उन्होंने दूसरी अवस्था बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उन्होंने अवधि बताया 2 से 7 वर्ष। अगली जो अवस्था है ठोस संक्रिया की अवस्था या उसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। और जो उन्होंने चौथी अवस्था कहा वह है औपचारिक अवस्था या उसे हम अमूर्त संक्रिया की अवस्था कहते हैं। इसकी जो अवस्था है आयु है वह 11 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है और उन 4 अवस्थाओं को देखें। जैसे संवेदी पेशीय अवस्था है तो इस संवेदी पेशीय अवस्थाओं में मुख्य रूप से कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं तो वो मुख्य रूप से 3 संक्रियाओं की बात करते हैं। एक है वस्तु स्थितीकरण, दूसरा है प्रत्यक्ष चिंतन और तीसरा है पुनरावृत्ति या अनुकरण। इन 3 संक्रियाओं को आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में या ये कहें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं कि ये जो संक्रियाएं हो रही हैं मानसिक संक्रियाएं ये किस अवस्था में होती हैं या किस अवस्थाओं में हो रही हैं। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसकी जो मानसिक संक्रियाएं या ये कहें कि संक्रियाएं इसमें होती हैं अहम केंद्रण, पारगमनात्मक चिंतन, जीववाद, अनपलटावली, ये मुख्य रूप से संक्रियाएं हैं। ठोस संक्रिया की अवस्था में मुख्य रूप से कितनी संक्रिया है? पलटावली है यानी कि व्युत्क्रमणशीलता है, विकेंद्रीकरण है, मूर्त चिंतन है। और औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रिया की अवस्था जो होती है उसकी जो संक्रियाएं हैं अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। यहाँ पे
आप इसे बहुत सावधानी से, या ये कहें कि अपने मस्तिष्क में इस ग्राफ को बना लीजिए, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो जो डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे उसको आप आसानी से हल करने में समर्थ हो सकते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। और जीन पियाजे महोदय ने अपने सिद्धांत के तहत कहा कि जो बौद्धिक विकास है उसके निर्धारक तत्वों की बात की। तो जो बौद्धिक विकास है उसके निर्धारक तत्वों में उन्होंने रखा संवेदना, अवलोकन, स्मृति, चिंतन, निर्णय, भाव, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कल्पना, तर्क, बुद्धि और अधिगम। उन्होंने एक सामान्य सी बात की है कि बुद्धि के विकास में ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो एक खाका अपने मस्तिष्क में हम लोग तैयार कर लिए हैं कि जीन पियाजे महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। अब हम लोग आज सीखेंगे कि इन अवस्थाओं में कौन कौन सी मुख्य रूप से मानसिक संक्रियाएं होती हैं और बालक इन अवस्थाओं से होकर कैसे अपने मस्तिष्क का संज्ञानात्मक विकास करता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले कि संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी और उप अवस्थाएं हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था जो जीन पियाजे महोदय जी ने बताया वो है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और यह जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है, इस संवेदी पेशीय अवस्था किसे कहेंगे। तो यहां पे देखिए कि बात हो रही है संवेदी पेशी यानी कि मांसपेशियां, यानी कि बालक जो है वो मांसपेशियों के माध्यम से यानी कि शारीरिक क्रियाएं करता है इस अवस्था में आकर। और जैसा कि आपने देखा कि यह जो अवस्था है उस अवस्था को उन्होंने कहा है 0 से 2 वर्ष। तो इस अवस्था में बालक अधिकतर जो क्रियाएं होती हैं वो मांसपेशियों के माध्यम से करता है। तो क्या है कि वो अन्य क्रियाएं तो करेगा ही करेगा, अन्य क्रियाएं करेगा, इसके अलावा जो बालक विशेष तौर पे क्रियाएं करेगा, जैसे शारीरिक रूप से क्रियाएं करेगा, शारीरिक रूप से। तो जो बालक है वो शारीरिक रूप से कौन सी क्रियाएं करेगा, तो यहां पे देखें कि वह चीजों को इधर उधर करना शुरू कर देता है, चीजों को इधर उधर करना शुरू करता है, वह वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है, किसी चीज या वस्तु जिसको कहते हैं को पकड़ना तथा सामान्य तौर पर देखा गया है कि प्रायः वह किसी भी वस्तु को मुंह में डालकर अध्ययन करता है। यहां पे देखा जाए कि जो जीन पियाजे महोदय जी ने संवेदी पेशीय अवस्थाओं की जो पहली अवस्था है उसे 0 से 2 वर्ष कहा, और इस अवस्थाओं में उन्होंने कहा कि बालक इस अवस्था में सामान्यतः शारीरिक क्रियाएं या ये कहें कि मांसपेशियां यानी कि वह शरीर से क्रियाएं अधिकतर करता है, और भी क्रियाएं करता है लेकिन शारीरिक क्रियाएं अधिकतर करता है, जिसमें वो उन्होंने चीजों को इधर उधर करता है, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है और किसी चीज को पकड़ता है और
सामान्य तौर पर इस अवस्था का जो बालक होता है वह वस्तुओं को मुंह में डालता है और मुंह में डालकर भी उसके बारे में कुछ अध्ययन या समझने की कोशिश करता है। तो जो ये संवेदी पेशी अवस्था है, इस अवस्था के मुख्य रूप से 6 उप प्रक्रियाएं हैं, या ये कहें कि 6 मुख्य उप अवस्थाएं हैं और पेपर में इन 6 मुख्य उप अवस्थाओं से भी प्रश्न आते हैं। ये 6 अवस्थाएं किससे संबंधित हैं? तो जो मुख्य रूप से इस संवेदीय पेशी अवस्थाएं हैं उसकी 6 उप अवस्थाएं हैं, मुख्य 6 अवस्थाएं हैं। वह कौन कौन सी 6 अवस्थाएं हैं? जिसमें जो पहली अवस्था है वो है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। यह जो प्रतिवर्त क्रियाओं की जो अवस्था होती है, यह अवस्था होती है जन्म से लेकर यह होती है 30 दिन की। 30 दिन की। जो दूसरी अवस्था है वो है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, क्रियाओं की अवस्था, और यह होती है 1 महीने से 4 महीने की। तीसरी उन्होंने जो अवस्था का जिक्र किया है वो है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, और ये होती है आपकी 4 से 8 महीने। एक चौथी अवस्था का बात कहा उन्होंने गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, और यह है 8 महीने से लेकर 12 महीने। उन्होंने जो 5वीं अवस्था का जिक्र किया वो है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, और इसे उन्होंने 12 से 18 महीने का बताया। और जो लास्ट अवस्था है छठा, वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो 18 से 24 महीनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो जीन पियाजे महोदय हैं उन्होंने इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदीय पेशीय अवस्था को मुख्य रूप से 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, और ये जो 6 उप अवस्थाएं हैं इससे प्रश्न तुरंत, या ये कहें कि इससे प्रश्न अक्सर आते हैं कि इन अवस्थाओं का संबंध किससे है। तो हम लोग आज इस अवस्थाओं को डिटेल में सीखने के लिए चलते हैं। तो हर अवस्था में कौन कौन सी मानसिक संक्रियाएं होती हैं या बालक का जो मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है, तो आइए हम लोग सीखते हैं हर एक अवस्था के बारे में डिटेल से, ताकि हम प्रश्नों को कर सकें आसानी से। आजकल का जो ट्रेंड चल दिया है संक्षेप में शॉर्टकट पढ़ने का, विश्वास मानिए कंपटीशन में संक्षेप में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वो डीपली पूछते हैं, और आपके पास एक बहाना है कि कम समय है, हम तैयारी सही से नहीं कर पाए, और हम अगर असफल हो जाते हैं तो हम स्वयं को दोष नहीं देते हैं, बल्कि हम पेपर बनाने वाले को दोष देते हैं कि पेपर कठिन आ गया है, या ये दोष देते हैं कि हमारे पास समय नहीं था। लेकिन हम कभी अपने आप को दोष नहीं देते हैं कि जिस सिलेबस को उसने दिया है उस सिलेबस को क्या हमने उस तरीके से पढ़ा है कि जिस तरीके से उसने पूछने की कोशिश करते हैं। तो नहीं, हमें क्या करना है कि हमें
पूरा गहराई से अध्ययन करना है। अगर गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं तो हमें फिर शॉर्टकट होना होगा, और शॉर्टकट जब पढ़ेंगे तो रिजल्ट से भी शॉर्टकट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए डिटेल डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो संवेदी पेशी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की जो उप अवस्थाएं हैं, उन उप अवस्थाओं में जो हम लोगों की पहली उप अवस्था है, जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। देखिए, ये जो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है, इसे हम जन्म से 30 दिन तक लेते हैं, 30 दिन तक लेते हैं। और इसे हम प्रतिवर्त क्रिया क्यों कहते हैं, इस अवस्था को हम प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिवर्त क्रिया किसे कहेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिवर्त क्रिया किसे कहेंगे। तो जो प्रतिवर्त क्रिया होती है, तो किसी क्रिया के फलस्वरूप किसी क्रिया के फलस्वरूप तत्क्षण उत्पन्न क्रिया को हम प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। अर्थात यदि कोई क्रिया होती है और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप तुरंत कोई क्रिया हो जाती है, तो उसे हम प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर गरम तावा है या कोई लालटेन है गरम, और उसको आप छूते हैं, तो जैसे ही आप गरम तावे को छूते हैं, लालटेन को छूते हैं, तो जैसे ही छुएंगे तो वहां से आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, यानी कि हाथ जला, एक क्रिया हुई जलने की, और तुरंत अपने हाथ को हटा लिया। यही है आपकी प्रतिवर्त क्रिया। जैसे और एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे नाक में धूल कर पड़ जाते हैं, नाक में धूल और कणों के पड़ने के परिणाम स्वरूप आपके नाक से छींक आ जाती है, वो है आपकी प्रतिवर्त क्रिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यह अवस्था है, इसमें मुख्य रूप से प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, और उस प्रतिवर्त क्रियाओं में जो सबसे प्रबल प्रतिवर्त क्रिया होती है, वो होती है चूसने की प्रवृत्ति क्रिया। अर्थात जो बालक होता है वह किसी भी चीज को चूसने का काम करता है, और इसमें अधिकतर जो शरीर के अंग, जैसे अंगूठे को बच्चा क्या करता है, चूसता है। अर्थात प्रतिवर्त क्रिया यानी कि चूसने की क्रिया इस अवस्था में सबसे प्रबल पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रतिवर्त क्रियाओं की जो अवस्था होती है, उसमें बालक चूसने का प्रतिवर्त सबसे अधिक करता है। और अगर पूछता है कि प्रतिवर्त क्रियाएं क्या हैं, तो एक क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया उसके तुरंत बाद होती है, उसे ही हम प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं। अगले जो हम लोगों की अवस्था है, वो है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यहां पे देखा जाए कि लिखा गया है कि प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो यहां पे प्रमुख का अर्थ ये हुआ कि शरीर की जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं वो हो गई प्रमुख, और वे प्रतिवर्त क्रियाओं को बार बार दोहराता है, इसलिए वो हो गई वृत्तीय। तो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और जैसा कि आपने देखा कि जो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है, यह अवस्था होती है आपकी 1 महीने से 4 महीने की अवधि की। अर्थात 1 से 4 महीने की अवधि में जो बालक होता है, वो प्रमुख रूप से उन प्रतिक्रियाओं की अधिकता, या ये कहें कि बालक इस अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाएं अधिक मात्रा में करता है। तो अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित भी होती हैं और उससे दोहराई जाती हैं, और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित होती हैं, एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती हैं। तो ये है आपकी प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अर्थात बालक इस अवस्था में प्रमुख रूप से जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसको अधिक दोहराता है। तीसरी जो अवस्था है वो है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यहां पे देखिए कि जो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है, यह क्या है, तो इसकी अवधि है 4 से 8 महीने तक की, और इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने
तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है। अर्थात इस अवस्था का जो बालक होता है वह वस्तुओं को अधिक उलटता पलटता है, यानी कि कोई सामने उसके वस्तु रख दीजिए तो उस वस्तु को उलट के पलट के और उसको अध्ययन करने की कोशिश करता है। अध्ययन का अर्थ है कि उसको जानने का प्रयास करता है, तो उलटने पलटने की कोशिश करता है और अपनी शारीरिक प्रतिवर्त क्रियाओं पर इसके अलावा जान बूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसे सुनने एवं करने में रोचक लगती है। अर्थात बालक गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था में उन क्रियाओं को अधिक से अधिक दोहराता है जिससे उसको आनंद की अनुभूति होती है। या ये कहें कि आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को कोई काम करते हैं तो उस पर थोड़ा शाबाशी दे दी, तो जब शाबाशी देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, तो अच्छा लगता है तो वो उसी क्रिया को बार बार करते हैं क्योंकि उनको उनमें आनंद की अनुभूति होती है, उनको वो करने और सुनने में रोचक लगता है, मनोरंजक लगता है। इसलिए इस अवस्था में बालक उन क्रियाओं को बार बार दोहराता है। अगली अवस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की जो अवस्था है वह 8 महीने से 12 महीने की अवधि की होती है और इस अवधि में बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे देखिए कि उद्देश्य का अर्थ यह है कि जैसे बालक के सामने कोई समस्या दे दीजिए, समस्या का अर्थ है कि कोई वस्तु को छुपा दीजिए। अब जैसे ही बालक के सामने कोई वस्तु थी उसको छुपा देंगे तो बालक अब उसको खोजने के प्रयास करता है, उस पर पहुंचने का प्रयास करता है और साथ में बड़ों का अनुकरण भी बहुत अधिक मात्रा में करता है। तो यहां पे हमने देखा कि जो गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक अपने उद्देश्यों पर पहुंचने की कोशिश करता है। उद्देश्यों पर पहुंचने का अर्थ है कि जब कोई वस्तु उसको छुपा दी जाती है तो उन वस्तुओं को खोजने का प्रयास करता है, अर्थात उस पर पहुंचने की कोशिश करता है और जो चीजें उसके लिए उपयोगी हैं या जो उसकी समस्या है उसको समाधान करने के लिए जो वस्तुएं उपयोग कर सकता है वह साधन है उसके लिए और उसमें भी अंतर करना सीख जाता है। और इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखते हैं, जैसा कि आप पिछले क्लास में जाकर देख सकते हैं कि स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है, अनुकूलन क्या है, तो इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखते हैं उनका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना सीख जाते हैं। अर्थात बच्चा एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना सीख जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, और जो हम लोगों की अगली अवस्था है वो है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो ये तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है, यह अवस्था 12 से 18 महीने की होती है और इस अवधि में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। आप याद रखिए जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, इंद्रिय गामक अवस्था में जो तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक प्रयास एवं त्रुटि की विधि का प्रयोग करके सीखने का प्रयास करता है और इस अवस्था में उनकी अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है। देखिए तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम होने का मतलब है कि जो बच्चा पहले चूसकता यानी कि जो अंगूठा को चूसने का काम करता था अब उसमें वो कमी आ जाती है। तो इस अवस्था की सबसे बड़ी भूमिका है कि शारीरिक क्रियाओं में उसकी अभिरुचि कम होने लगती है और स्वयं वस्तुओं को लेकर प्रयोग करता है। उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक प्रबल हो जाती है तथा उनमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। आपने देखा कि जो बच्चे होते हैं अक्सर कुछ चीजों को ऊपर से नीचे गिराते हैं और आप बार बार देते हैं तो भी वो बार बार उसको गिराते हैं। क्या करते हैं, वो
अध्ययन करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों मिल रहा है, और एक चीज दूसरी चीज है कि उसको आनंद भी तो आता है, तो आनंद की अनुभूति भी करता है इस अवस्था में, तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था में। अगली जो छठी जो आवश्यकता है या अवस्था है, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो कि 18 से 24 महीने की है। तो मानसिक संयोग द्वारा जो साधनों के संयोग की खोज की अवस्था है वो 18 से 24 महीने की है। इस अवस्था में क्या होता है कि वह अवस्था है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, और इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। यहां पे कहने का अर्थ है कि इस अवस्था का बालक जो 18 से 24 महीने का होता है, वह बालक उन वस्तुओं के बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है जो उसके सामने नहीं होती हैं। इसी को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। अर्थात वस्तु स्थायित्व के तहत ये होता है कि बालक के सामने जो वस्तु नहीं है, कोई घटना नहीं घट रही है, फिर भी अब उसके मन मस्तिष्क में संकल्पना बनने लगती है कि हाँ ये मेरे सामने नहीं है, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले क्या थी कि जो वस्तु उसके सामने होती है उसी को सत्य मानता है, सही मानता है कि ये होती हैं, और जो उसके सामने से हट जाती हैं तो वो नहीं होती हैं। लेकिन इस अवस्था में संकल्पना बनने लगती है, उसके अंदर अवधारणा बनने लगती है कि जो वस्तु उसके सामने नहीं है वह भी है। इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। तो आइए, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो इंद्रिय गामक अवस्था है उसकी 6 उप अवस्थाएं। अब हम लोग जो दूसरी अवस्था है उसको देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था बताई है वो कौन सी है। तो जो दूसरी अवस्था उन्होंने बताया है, जीन पियाजे महोदय ने जो दूसरी अवस्था है वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। उन्होंने कहा कि इस अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, और इस प्रारंभिक बाल्यावस्था को, जो कि जीन पियाजे महोदय ने प्राक संक्रियात्मक की अवस्था कहा संज्ञानात्मक विकास में, उसको उन्होंने मुख्य रूप से 2 अवधियों में बांटा है। एक अवधि है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और एक है अंतरदर्शी अवधि। जो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि होती है, इसमें बालक कुछ सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता विकसित करने का अर्थ है कि कोई वस्तु है, उसके बारे में अपने मस्तिष्क में चिन्ह संकेत विकसित कर लेता है। कोई शब्द होता है, जैसे शब्द होता है ABCD क ख, इसके बारे में सूचकता विकसित कर लेता है। अपने मस्तिष्क में प्रतिमा विकसित कर लेता है और चिंतन करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। तो जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था होती है, इस अवधि में जो बालक होता है, जो कि 2 से 4 साल का बताया गया है, इसमें मुख्य जो विशेषता है वो होती है सूचकता विकसित करना। तो पूछा जा सकता है कि सूचकता बालक किस अवधि में विकसित कर लेता है, तो वह है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। दूसरी जो अवधि है अंतरदर्शी अवधि। इस अंतरदर्शी अवधि के अंतर्गत जो बालक है 4 से 7 साल की अवधि में चिंतन और तर्कणा पहले से अधिक परिपक्व कर लेता है। अर्थात इस अवस्था में आकर बालक की चिंतन और तर्कणा अधिक मैच्योर हो जाती है, और इस अवस्था में आकर बालक सामान्य सी मानसिक संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग, इनको करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन वह जोड़, गुणा, भाग कर लेता है, लेकिन इसके पीछे जो छिपी हुई संक्रिया है उसको समझ नहीं पाता है। जैसे 2 × 2 = 4 होता है, और 4 में 2 की भाग देंगे तो 2 होगा, लेकिन इसके पीछे की कौन सी संक्रिया कार्य कर रही है कि ये 2 × 2 = 4 हो रहा है, वो नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न हम आपके लिए भी देते हैं कि थोड़ा इस संक्रिया के बारे में समझने की कोशिश करिएगा, और 2 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिएगा कमेंट में, ताकि मुझे बहुत प्रसन्नता मिले। क्या प्रश्न है कि गुणा किसे कहते हैं? गुणा किसे कहते हैं? और
एक प्रश्न है, भाग किसे कहते हैं? अगर आप इसका उत्तर दे देते हैं तो समझ लेते हैं कि हम लोग फिर ये 2 × 2 = 4 और 4/2 = 2 की जो पीछे की संक्रिया है उसको भी हम लोग सीख सकेंगे। तो कृपया जरूर इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा। आगे आते हैं कि जो सूचकता विकसित होती है बालक के अंदर, इस सूचकता को जीन पियाजे महोदय ने मुख्य रूप से 2 भागों में फिर पुनः बांटा है। क्या कि जीन पियाजे ने 2 तरह की सूचकताओं के बारे में बात किया, एक संकेत और एक चिन्ह। तो जो संकेत के बारे में क्या कहा कि किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का, किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम ही संकेत है, तथा उसे ठोस वस्तु में अधिक सादृश्यता होती है, अधिक सादृश्यता होती है। जैसे बालक जो होता है, देखिए बालक जब इस अवस्था में होता है तो अपने अंदर जो संकेत बनाता है, जैसे माँ की आवाज, जैसे माँ की आवाज हुई, माँ ने बोला और बच्चा अपने अंदर उस आवाज के पीछे संकेत, उसके माँ आवाज का अपनी माँ से संबंध जोड़ लेता है, वही है यहाँ पे संकेत। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे बालक माँ की आवाज सुनते ही अपने मन में माँ की प्रतिमा बना लेता है, तो इसी को उन्होंने कहा संकेत। और दूसरा है चिन्ह। चिन्ह के बारे में क्या कहा कि जिनका मानसिक चिंतन करते हैं उनमें अधिक सादृश्यता नहीं होती है। जिनमें अधिक सादृश्यता नहीं होने का अर्थ है कि जो चिन्ह बना रखे हैं उसमें और उनमें बड़ा अंतर होता है, समानता नहीं होती है, उसके लिए चिन्ह विकसित कर लेते हैं। चिन्ह में वस्तुओं या घटनाओं का एक अमूर्त चिंतन होता है। शब्द या भाषा के अन्य पहलू सबसे सामान्य चिन्ह के उदाहरण है। शब्द या भाषा के पहलू, शब्द या भाषा के जो पहलू हैं कि जैसे शब्द है, तो शब्द का अन्य पहलू क्या है, इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद कर लीजिए। वर्ण विच्छेद करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। यही बात कही जा रही है कि शब्द या भाषा के अन्य पहलू सबसे सामान्य चिन्ह के उदाहरण है। आगे जीन पियाजे महोदय ने जो प्राक संक्रियात्मक चिंतन है उसकी 2 परिसीमाएं बताई। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में परिसीमाओं का अर्थ है कि बालक इस घेरे में है। परिसीमा, परि माने चारों सीमाएं, चारों से सीमाओं में बंधा है, यानी कि इससे बाहर नहीं सोचता है। क्या क्या बताया उन्होंने? एक कहा उन्होंने जीववाद। जीववाद क्या होता है? जीववाद, जीववाद का अर्थ होता है कि बालक इस अवस्था में जो भी कोई वस्तु चलती फिरती है तो उसको जीवित समझता है। जीवित का अर्थ जैसे कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो उसको क्या समझेगा वो कि यह जीवित है। ठीक वही उन्होंने कहा। क्या कहा कि जीववाद बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे कार, पंखा, हवा, बादल, सभी उसके लिए सजीव है। कहने का अर्थ हुआ कि जो भी चीजें चल रही हैं, हिलडुल रही हैं, वह जीववाद के तहत वह बालक उसे सजीव समझता है, लेकिन वो वास्तविक रूप में वो क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं। अगला जो इसकी परिसीमा है आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित का अर्थ होता है कि अपने से जोड़कर, अपने से जोड़कर देखने का नजरिया ये होता है। तो इस अवस्था में एक सीमा ये होती है कि बालक सोचता है कि मैं केंद्र में हूं और जो मैं काम करता हूं वो सारी सृष्टि उसके सामने घूम रही है। जैसे कि अगर वो चलता है, दौड़ता है, तो वो समझता है कि जो सूर्य है उसके साथ वो भी चल रहा है। तो यही चीज उन्होंने कहा कि आत्म केंद्रिता की भावना होती है कि जो भी घटनाएं घटती हैं उसके इर्द गिर्द में ही घटती हैं। इसी को कहा कि सिर्फ अपने विचार को ही सही मानता है और दुनिया की सभी चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है तो सूर्य तेजी से चलता है। जब अन्य बालकों से संपर्क होता है, एक बात और है, पहले तो समझता था कि हम चल रहे हैं तो सूर्य भी हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसकी जब मित्र मंडली आती है, मित्रों के साथ वो जब चलना शुरू कर देता है, तो यह कॉन्सेप्ट जो कि आत्म केंद्रित है, यानी कि मैं चल रहा हूं तो सूर्य भी मेरे साथ चल रहा है, यह जो वहम है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जीन पियाजे महोदय के मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं को देखा। आइए हम देखते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था का जो जीन पियाजे महोदय ने जिक्र किया
वो है ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 से 12 वर्ष की होती है। और इस अवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि जो ठोस संक्रिया की अवस्था होती है, अर्थात बालक इस अवस्था में जब उसे कोई मूर्त रूप या कोई ठोस वस्तु दी जाती है तो उस पर तर्क करने में समर्थ रहता है। अर्थात कि जब चीजें उसके सामने प्रस्तुत की जाएंगी तो उस पर वो मानसिक संक्रिया करेगा, उसका समाधान करेगा, समस्या को समझने की कोशिश करेगा, या ये कहें कि मानसिक संक्रिया करेगा, लेकिन जब वह वस्तु नहीं रहेगी उसके हाथ में दिया जाएगा तब वो उस पर मानसिक संक्रिया करने में असमर्थ रहता है। वो यहीं पे कहा गया, क्या कहा गया कि इस अवस्था की विशेषता है कि ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। यानी कि ठोस वस्तु रहेगी तो उस पर मानसिक संक्रिया करेगा और समस्या का समाधान करेगा, परंतु उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन कह दिया जाए तब उन समस्या का वो हल करने में असमर्थ रहता है। जैसे कि बालक है, बालक को 3 वस्तुएं दे दीजिए, मान लीजिए कि ए बी सी 3 वस्तुएं आपने दिया, और 3 वस्तुओं को जैसे ही देंगे और कहेंगे कि इसमें बताओ कौन बड़ी है, तो बता देगा आसानी से, कौन छोटी है वो बता देगा आसानी से। उनको क्रमबद्ध तरीके से आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को कहेंगे तो उसको भी कर देगा। लेकिन जब उससे शाब्दिक कथन करते हैं, जैसे कहा जाए कि मोहन श्याम से बड़ा है, श्याम राधा से छोटा है, तो बताइए कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ये शाब्दिक कथन है। अब इस तरीके के समस्याओं को हल करने में वो बालक असमर्थ रहता है। कौन? ठोस संक्रिया की अवस्था का बालक। इस अवस्था का बालक जब ठोस चीजें दी जाएंगी तो करेगा मानसिक संक्रिया, अन्यथा वो मानसिक संक्रिया करने में असमर्थ रहता है। लेकिन इस अवस्था का बालक अपने अंदर कुछ संप्रत्यय विकसित कर लेता है, एक संरक्षण, कंजर्वेशन, संबंध और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक बात और है कि इस अवस्था में जिन प्याजे महोदय ने बताया कि ठोस संक्रियात्मक चिंतन के कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? कि पहला दोष यह है कि इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रिया तभी कर पाते हैं जब वस्तु ठोस रूप में उपस्थित हो, जैसा कि आपने देखा उदाहरण में। और चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है, क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप में संभावित सभी साधनों के बारे में नहीं सोच पाता। जैसा कि अभी बताया गया कि मोहन श्याम से छोटा है और श्याम राधा से बड़ा है, तो इस तरीके के तार्किक शाब्दिक कथनों को हल करने में वो असमर्थ रहता है। तो जीन पियाजे महोदय की ये तीसरी अवस्था थी। अब हम लोग देखते हैं जो चौथी अवस्था है, जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। जीन पियाजे महोदय ने जो चौथी और अंतिम अवस्था बताई, औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये 11 साल से ऊपर की होती है। और इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। लचीला का अर्थ है कि वह अपने चिंतन में सरलता लाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वो सोचते हैं वही सही है। अब वो विचारों को, दूसरे के विचारों को भी ग्रहण करने लगते हैं और अपने विचारों के साथ दूसरे के विचारों में अंतःक्रिया करके एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला और प्रभावी हो जाता है। उनके चिंतन में पूर्णतः क्रमबद्धता आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या जाती है? क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि चिंतन, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इसे अमूर्त संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं, जैसा कि आप पिछले स्लाइड में देख सकते हैं। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी या अमूर्त चिंतन की संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। तो सक्षम हो जाता है। अब समस्या ठोस रूप में हो या न हो, अर्थात बालक के सामने समस्या ठोस रूप में, वस्तु के रूप में रखी जाए और चाहे शाब्दिक रूप में रखी जाए, बालक अब वह समस्या का हल करने में समर्थ हो जाता है। इस तरह किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है, या ये कहें कि उसके अंदर विकेंद्रण पूर्णतः विकसित हो जाता है। विकेंद्रण को समझने के लिए आइए देखते हैं कि इसमें एक अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन प्रमुख हो जाता है। क्या है कि इसमें जो अभिसारी चिंतन होता है वो क्या होता है? तो जो
अभिसारी चिंतन होता है, इसमें यह होता है कि जो चिंतन होता है तो चिंतन के अनेक विकल्प दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं। किसमें? अपसारी चिंतन में। इसमें खुली सोच, इसमें जो खुली सोच है, खुली सोच, उस पर चिंतन करने पर जोर दिया जाता है। अब बात आती है कि जो अपसारी चिंतन है, खुली सोच, खुली सोच का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है और यहां से किसी एक बिंदु पे आपको पूरे चिंतन करने के विकल्प दिए जाते हैं। तो यह है खुली सोच का, अर्थात जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए या ये कहा जाए कि कुछ कथन दिया जाए, उस पर चिंतन करने को, जैसे कहा जाए कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो जैसे अगर बालक के अंदर ये औपचारिक संक्रिया की अवस्था विकसित हो गई है तो अब वो बताना शुरू कर देगा। अगर वो लोकतंत्र का समर्थक है तो लोकतंत्र की विशेषताओं को बताएगा और उसके आधार पर वो अपने देश को चलाने की कोशिश करेगा। वह अगर राजतंत्र का समर्थक है तो राजतंत्र के बारे में बताएगा और उसके आधार पर चलाने की कोशिश करेगा। अगर वह संविधान का समर्थक है तो संविधान के अनुसार देश और राष्ट्र को चलाने की बात करेगा। यानी कि खुले विचारों से बहुत ही बड़ा डिस्कस कर सकता है, यानी कि कई विकल्प प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि अपने चिंतन में खुलापन दिखाएगा, यानी कि मानसिक संक्रिया करने के लिए किसी एक विकल्प पर निर्भर नहीं है। लेकिन अभिसारी चिंतन केंद्रित हो जाता है एक जगह पे। जैसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो इसमें बच्चे के सामने कोई विकल्प ज्यादा नहीं है बोलने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। एक ही विकल्प है, वो क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता। लेकिन दूसरे वाले प्रश्न में क्या है कि वह विकल्पों को, यानी कि वो सोचने के लिए स्वतंत्र है। तो इस अवस्था में, औपचारिक संक्रिया की अवस्था में, जो बालक है अपसारी चिंतन भी करना शुरू कर देता है और उसके चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता भी दिखाई देती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो जीन पियाजे महोदय हैं, उन्होंने अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो अवस्थाओं की बात की उसको आपने देखा। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कि जो ब्रूनर महोदय हैं और वाइगोटस्की हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहा है। तो हम लोग यहाँ पे जीन पियाजे जी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।